नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। भविष्य की सैन्य रणनीति, तैयारियों और सुधारों पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को देंगे मखाना बोर्ड का उपहार। पूर्णिया को भी मिलेगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से। झारखंड में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। हजारीबाग जिले में 1 करोड़ रुपए का नक्सली सहदेव सोरेन मुठभेड़ में हुआ ढेर। मुठभेड़ में मारे गए 2 और बड़े नक्सली कमांडर। वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आज। बिहार एसआईआर पर भी आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की सिर काटकर हत्या पर आई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया। कहा, हत्या के आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे और इसको संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल कोलकाता पहुंचे हैं। कोलकाता के विजय दुर्ग में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। सम्मेलन में विश्व की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि में तकनीकी प्रगति, सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच समन्वय, आधुनिकीकरण और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 17 सितंबर तक चलेगा। और कोलकाता के बाद प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के बाद बिहार जाएंगे। बिहार के पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करने वाले हैं। कोलकाता के बाद ये पूर्वी भारत और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन से इस क्षेत्र में यात्री प्रबंधन क्षमता बढ़ने वाली है। वे बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल को मजबूत कनेक्टिविटी की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बिहार दौरे में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम रेल संपर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद विमानों का परिचालन पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा। सबसे पहले जो फ्लाइट है वो पूर्णिया से कोलकाता के लिए है, फिर अहमदाबाद से पूर्णिया के लिए है। आने वाले दिनों में जैसा कि माना जा रहा है कि पूर्णिया कोलकाता और पूर्णिया अहमदाबाद के अलावा भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहर इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से स्टार एयर की फ्लाइट जहां अहमदाबाद से पूर्णिया और कोलकाता के लिए अपनी सेवाओं की शुरुआत करेगी, वहीं इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया से कोलकाता के लिए रवाना होगी। अहमदाबाद से पूर्णिया जो है वो 4 दिन चलेगी, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और रविवार। और ये जो सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार वाली फ्लाइट है ये अहमदाबाद से पूर्णिया और पूर्णिया से कलकत्ता जाएगी और केवल रविवार को ये कलकत्ता नहीं जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है सरकार के साथ मिलके कि हम इस फ्लाइट को डेली कर दें। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीशाबाड़ी सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां से वो सीमांचल समेत बिहार के तमाम हिस्सों के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें जनता को देंगे। एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे। यहाँ से हवाई जहाज पर यात्री अहमदाबाद के लिए जाएंगे। मोदी जी वंदे भारत जो देश की सबसे प्रिय और एक्सप्रेस ट्रेन है, उस ट्रेन को देने का काम यहाँ करेंगे। 2.5 लाख महिला उद्यमी के खाते में मोदी जी कल डीबीटी के माध्यम से उनकी राशि वहाँ देने का काम करेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे।
ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भागलपुर में पीर 35 में 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बिहार के पूर्णिया से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने देश के विकास के लिए तमाम कदम उठाए हैं। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब कल्याण और महिला, युवा और किसान के कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण भी किया। आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति, जन जन के प्रधानमंत्री। आज की नारी सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि बदलाव की पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक भागीदारी तक हर क्षेत्र में महिलाओं को मिला है नया मुकाम। अस्तु स्त्री स्वयमेव स्वरा। ऋग्वेद में कहा गया है, स्त्री स्वयं अपनी आवाज है, अपनी शक्ति है और यही शक्ति आज नए भारत में राष्ट्र निर्माण का आधार बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2014 से अब तक 20 से ज्यादा महिला केंद्रित योजनाएं शुरू की गई हैं। 2015 से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा LPG कनेक्शन वितरित हुए। महिलाओं को खाना पकाने के दौरान निकलने वाले खतरनाक धुएं से मुक्ति मिली। PM जनधन योजना के तहत पूरे देश में वित्तीय समावेशन किया गया। इसके तहत 56 करोड़ लोगों को सीधे बैंकों से जोड़ा गया, जिसमें 55% खाते महिलाओं के हैं। वहीं मुद्रा योजना से महिलाएं उद्यमी बन रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होती है, उसने मुझे बहुत ही लाभ दिया। इस योजना के तहत मुझे पूरे 10 लाख रुपए का ऋण मेरे ही नज़दीकी बैंक से मुझे मिला। तो बिल्कुल मुद्रा योजना के मिलने के बाद बिल्कुल मेरा बिजनेस स्ट्रक्चर ही बदल गया। मैंने अपने बिजनेस को बहुत जल्दी स्केल किया और आज मैं जो बिजनेस एक कमरे से शुरू होता था, आज वो मार्केट में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैं 30 लाख रुपए का सालाना टर्नओवर का बिजनेस कर रही हूँ। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आयुष्मान भारत और पोषण अभियान से मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 75 लाख लाभार्थियों को अपना घर मिला है। इनमें 73% महिलाएं शामिल हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ। इसके जरिए महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित हुई। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नल के पानी के कनेक्शन हुए। इससे महिलाओं के समय में बचत हुई। वहीं जल प्रबंधन में शामिल करके महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। मिशन शक्ति और ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को समानता और गरिमा मिली। महिला विकास से लेकर महिला नेतृत्व वाले विकास तक भारत की प्रगति उल्लेखनीय रही है।
जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण महिलाओं ने विज्ञान परियोजनाओं में नेतृत्व की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सौर मिशन जैसे अत्याधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में परियोजना निदेशक सहित प्रमुख पदों पर महिला वैज्ञानिक हैं। हाल ही में हुए सफल ऑपरेशन सिंदूर तक में महिला अधिकारियों ने अग्रिम मोर्चे पर नेतृत्व कर अपने शौर्य को दुनिया को दिखाया। गवर्नेंस से लेकर सुरक्षा बलों और विमानन तक महिलाएं अब सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और समावेशी और सतत राष्ट्रीय विकास को गति दे रही हैं। भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है। महिलाएं एक मजबूत और अधिक समावेशी राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड के हजारीबाग जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंतीत्री के जंगली इलाकों में आज सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी सहदेव सोरेन समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए अन्य 2 नक्सलियों की पहचान 25 लाख रुपए के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख रुपए के इनामी बिरसेन गंझू उर्फ राम खिलावन के तौर पर हुई है। ये जंगल बोकारो और गिरिडीह के सीमावर्ती क्षेत्र में है। आज सुबह कोबरा और गिरिडीह और साथ ही हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम एक अभियान के दौरान जंगल में निकली थी। टीम को सूचना मिली थी कि 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन किसी बड़ी माओवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तो यहाँ झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहाँ मिलती हुई 3 नक्सली कमांडर को यहां ढेर कर दिया गया है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। एक नक्सली कमांडर जो है सहदेव सोरेन, उस पर 1 करोड़ का इनाम था। ऐसे में ये सूचना मिली थी कि ये सहदेव सोरेन कोई बड़ी माओवादी घटना करने के अंजाम में है। ऐसे में झारखंड की पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने मिलकर यहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहां मिली, जहां हजारीबाग के एक गांव में इनको धर दबोचा गया और उसके बाद मुठभेड़ में मार गिराया गया। यहाँ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर का रुख करेंगे। दिवाकर, यहाँ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहाँ मिली है। क्या क्या हथियार इन लोगों से, इन कमांडरों से मिले हैं? साथ ही अगर इन पर जुर्म की क्राइम कुंडली इनकी निकाली जाए तो क्या है? निश्चित तौर पर मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये हजारीबाग का जो इलाका है, जहां पर ये चूंकि बिहार से सटा हुआ इलाका भी है, उसके बाद कोडरमा डिस्ट्रिक्ट और दूसरी तरफ गिरिडीह का इलाका आता है। और गिरिडीह जो है वो पीरटार का इलाका कभी नक्सलियों का घोर गढ़ हुआ करता था। यहाँ पर जो ये इलाका पीरटार का है, वो कई बार नक्सली यहाँ बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। तो ये जो ऑपरेशन है वही हजारीबाग और गिरिडीह का जो इलाका है उस इलाके के आसपास हुआ है। और ये जो इलाका है ये गोरहर थाना क्षेत्र का जो पाती पीड़ी गांव है वहां पर हुआ है। वो जंगली इलाका है और वहां पर ये मुठभेड़ हुआ है, अगले शुरा में हुआ है। और 3 बड़े नक्सली, जो आप कह सकते हैं एक करोड़ का इनामी नक्सली है, दूसरा 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली है और तीसरा 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली है। इसमें से बिहार और झारखंड के कई इलाकों को ये नक्सली एक तरीके से कंट्रोल करते थे और वहां पर अपनी जो गतिविधियां थी उसको अंजाम देते थे। इसमें से जो 2 नक्सली है उसमें कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है, कई लूटपाट की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है, कई जो है पुलिस के हथियार लूटने की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप इन पर है। तो ये हार्डकोर नक्सली थे। और चूंकि नक्सलियों के खिलाफ झारखंड के जो कुछ इलाके अब बच गए हैं, जो झारखंड के 24 में से पहले कभी 21 जिले नक्सलियों के प्रभाव में हुआ करते थे, वहां उसको नक्सल प्रभावित कहा जाता, अब करीब जो वो जिले हैं वो घटकर 5-6 पर आ गए थे। तो वैसे में जो लातेहार का इलाका है, सारंडा चाईबासा का इलाका हो, हजारीबाग और गिरिडीह के आसपास का कुछ इलाका हो और पलामू के इलाके, इन जगहों पर थोड़ी बहुत नक्सलियों की गतिविधियां अभी भी चल रही है। और वैसे में उनकी जो ये आखिरी गतिविधियां हैं उसको खत्म करने की कोशिश लगातार सुरक्षा बलों की ओर से हो रही है। और उसी के तहत ये जो इलाका है, पीरपेती का इलाका है, यहाँ पर ये घटना को लगातार नक्सलियों की तरफ से जो मूवमेंट हुआ था, पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद यहाँ पर इनकाउंटर किया गया और 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार दिया गया। तीनों जो हार्डकोर नक्सली हैं उनके पास से AK-47 बरामद किया गया है। साथ ही साथ कुछ विस्फोटक सामग्रियां भी बरामद की गई है, कुछ पुर्जे भी बरामद किए गए। तो अभी थोड़ी देर में चीजों का खुलासा होगी। हालांकि पुलिस के बड़े जो अधिकारी हैं वो घटनास्थल की ओर रवाना हो गए, क्योंकि ये
मुख्यालय जो हजारीबाग है वहां से करीब 60 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, तो सारे लोग एसपी वहां पर भी पहुंच गए और आसपास के इलाकों में सर्च अभियान को तेज कर दिया गया। हालांकि बारिश लगातार कल से ही यहाँ पर हो रही है, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। जी दिवाकर, और भी कितनी नक्सलियों को नुकसान हुआ है और सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से दबिश दी है उसका क्या असर हुआ, और कहा जा रहा है कि कुछ नक्सली भागने में भी कामयाब चलिए हुए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन यहाँ झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहाँ मिलती है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार का विजन है 2026 में नक्सलवाद को जड़ से मिटाना, उस संकल्प के साथ यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती हुई, साथ ही झारखंड की पुलिस को यहाँ बड़ी कामयाबी हासिल होती हुई। फिलहाल दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहां पर जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बारे में अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। इनमें एक मुद्दा यह है कि क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा सकती हैं या नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ यानी कि वक्फ बाय यूजर या किसी दस्तावेज के जरिए वक्फ यानी कि वक्फ बाय डीड घोषित की जा सकती है। ये सभी मुद्दे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे थे। अब चीफ जस्टिस यानी कि CJI BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीती 22 मई को इन तीनों मुद्दों पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था, जिसके बाद अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। डी नोटिफिकेशन के मुद्दे के अलावा याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना पर सवाल उठाए हैं। याचिका में कहा गया है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम सदस्यों को ही वक्फ बोर्ड के संचालन का काम करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम जो 2025 का है उस पर अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा, जिससे जुड़ी जो याचिका दायर की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से गहन सुनवाई हुई थी, जिसके बाद आज साफ हो जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई के बाद सामने रखता है। आइए अब आगे बढ़ते हुए बिहार के SIR प्रक्रिया की भी बात कर लेते हैं। बिहार में हुए गहन वोटर पुनरीक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले पिछले हफ्ते की सुनवाई में अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि SIR के दौरान आधार कार्ड को भी मतदाताओं की पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए किया जाएगा और नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दूसरे दस्तावेज देने होंगे। बात अब मौसम की कर लेते हैं। मुंबई में बीती रात हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव हो गया है। बारिश से कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पानी भरने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मुंबई में हो रही तेज बारिश के बीच आज सुबह 7 बजे वडाला में मोनोरेल सेवा बाधित हो गई। तकनीकी खराबी के कारण एक मोनोरेल बीच ट्रैक पर अचानक रुक गई। बाद में ट्रेन में फंसे सभी यात्रियों को चेंबूर से आ रही दूसरी मोनोरेल में बिठाकर रवाना किया गया। मोनोरेल कॉरपोरेशन ने बताया कि घटना के पीछे के तकनीकी कारणों की जांच की जा रही है। वहीं अगर पूर्वी भारत की बात करें तो नागालैंड में मूसलाधार बारिश और भूस्खलनों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के चाथे पगला पहाड़ और न्यू चुमोको डिमा खंडों पर सड़क संपर्क बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। चाथे ब्रिज और न्यू
चुमोकेडीमा के बीच भूस्खलन के कारण दीमापुर चुमोकेडीमा कोहिमा राजमार्ग पर कल वाहनों की आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित रही। लगातार भारी बारिश के कारण चाथे नदी पर चुमोकेडीमा और सेईथेकेमा गांवों को जोड़ने वाला झूला पुल बह गया। इस बीच दीमापुर शहर की कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध बेटिंग ऐप 1xBet केस में टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को समन भेजा है और दिल्ली ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने मिमी चक्रवर्ती को आज पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर यानी कि कल पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बेटिंग ऐप पर आरोप है कि ये प्लेटफॉर्म भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है और इसके जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच की जा रही है। देश और समाज की प्रगति वैज्ञानिक सोच और तकनीकी नवाचार के बिना संभव नहीं है। घर में टीवी, फ्रिज से लेकर पुलों, बंदरगाहों और बिजली उत्पादन तक में ये इंजीनियरिंग के माध्यम से ही साकार रूप ले सकती है। इंजीनियर्स के इसी योगदान के लिए सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती को पूरा देश आज इंजीनियर दिवस के रूप में मना रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं सर विश्वेश्वरैया के बारे में और देश उनके बताए रास्ते पर कैसे आगे बढ़ रहा है। छोड़े जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। इंजीनियरिंग में अग्रणी योगदान के लिए विख्यात भारत के महानतम इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाई जा रही है। सर विश्वेश्वरैया उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे जलाशयों का डिजाइन तैयार करने, कृष्णराज सागर बांध का निर्माण और व्यवस्थित बाढ़ नियंत्रण समाधान देने के लिए विशाखापत्तनम बंदरगाह को समुद्री कटाव से बचाने का उपाय लागू करने के लिए जाने जाते हैं। देश की तरक्की के लिए उनकी वैज्ञानिक सोच और तकनीकी कुशलता ने आज के भारत की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब जैसे जैसे भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत तेज तकनीकी नवाचार और परिवर्तनकारी विकास के दशक की शुरुआत कर रहा है, इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस दिशा में हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इसका नमूना ही है कि दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में हैं। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के अनुसार एआई कौशल प्रसार में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 2031 तक 1000 भौतिक क्यूबिट तक के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में इंजीनियर राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल नेटवर्क, पुलों, बंदरगाहों और बिजली उत्पादन प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की डिजाइन और निर्माण करते हैं। भारतमाला परियोजना, सागरमाला, पीएम गति शक्ति और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी परियोजनाएं हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए इंजीनियर्स की ही देन है। रक्षा निर्माण, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की प्रगति इंजीनियरिंग उत्कृष्टता से प्रेरित है। अंतरिक्ष विभाग के इंजीनियर प्रक्षेपण यान, स्वास्थ्य निगरानी, उपग्रह डेटा विश्लेषण और अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए एआई और रोबोटिक्स में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा विभाग और डीआरडीओ के इंजीनियर ऐसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जो भारत की सामरिक क्षमताओं को मजबूत बनाती हैं। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत इंजीनियर्स ने आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। साथ ही इन्हीं की बदौलत भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डीप टेक इनोवेशन में अग्रणी बना है। जैसे जैसे भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, स्किल इंडिया डिजिटल अब इंजीनियर्स को व्यवहारिक उद्योग के लिए तैयार कौशल से लैस करने का प्रयास कर रही है, ताकि वे तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। अटल इनोवेशन मिशन, अटल इंक्यूबेशन सेंटर जैसी पहलों के माध्यम से छात्रों और इंजीनियर्स के लिए एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि 18 दिसंबर 2024 तक 72 एआईसी में 3556 स्टार्टअप इंक्यूबेट किए जा चुके हैं, जिससे 41,965 रोजगार सृजित हुए हैं। केंद्र की स्टार्टअप इंडिया पहल इंजीनियर्स को एआई, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों में तकनीकी विचारों को उद्यमों में बदलने का अवसर देती है।
आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 के लगभग 500 से बढ़कर 15 जनवरी 2025 तक 1,59,157 तक पहुंच गई है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार ने तकनीकी शिक्षा में बदलाव लाने और नवाचार से जोड़ने के लिए मेरिट योजना शुरू की है। इसके लिए 4,200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।